कुंभ एक ऐसा मेला जहां पर साधु संतों का मिलन, बात विचार का आदान प्रदान और साक्षात ईश्वर के मिलन जैसा है। कुंभ मेले की बात करूं तो यह अपने आप में एक रहस्य है। कुंभ मेले में कई ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, जैसे नागा साधु कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, हर 12 साल में ही क्यों लगता है कुंभ, और शाही स्नान का रहस्य जैसे कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या आप सोच सकते हैं आज़ाद भारत का पहला कुंभ किस तरह मनाया गया होगा? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप लोगों को सबसे पहले यह बता दूं, कुंभ मेले में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, फिर भी लाखों लोग कहां से चले आते हैं, यह अपने आप में रहस्य है। देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें यह पता चला कि कुंभ का इतिहास कई कहानियों से जुड़ा हुआ है और कुंभ मेले के आयोजन को लेकर विद्वानों में अनेक भ्रांतियां भी हैं। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के होने की बात करते हैं, लेकिन प्रमाणिक तत्व 600 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन के समय से मिलता है। आप लोगों को बता दूं, इतिहास के पन्ने में जगत गुरु शंकराचार्य का भी जिक्र है। ऐसा माना जाता है जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़े के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की थी। अगर मैं पौराणिक मान्यताओं की बात करूं तो जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवताएं कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए थे। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। अब अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। युद्ध लड़ते लड़ते अमृत से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया और जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियां हैं और इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर है, इसीलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। आप लोगों को बता दूं, कुंभ मेले में सबसे आकर्षित करने वाला नागा साधुओं की संख्या होती है। सोचने वाली बात यह है कि हर बार कुंभ मेले में जो नागा साधु दिखाई देते हैं वो कहां से आते हैं, उनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों होता है। आप लोगों को बता दूं, कुंभ के तट पर नागा साधुओं का ये संसार सवालों से ज़्यादा रहस्य से भरा है। रहस्य यह है कि नागा साधुओं की विचित्र दुनिया का सच क्या है। सवाल यह है कि पवित्र स्नान के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु। आप लोगों को बता दूं, नागा साधु अपने आप में एक अद्भुत संसार है। ये शिव के अनन्य भक्त होते हैं जो सांसारिक मोह माया, कपड़े, धन दौलत, परिवार और यहाँ तक कि अपनी पहचान तक को त्याग देते हैं। उनका जीवन तपस्या, ध्यान और त्याग का प्रतीक है। नागा साधु बनने के लिए एक साधारण व्यक्ति को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, फिर कई सालों तक गुरु की सेवा और उनके बताए नियमों के तहत अभ्यास करना पड़ता है। इसके बाद जब उनका संपूर्ण परीक्षण हो जाता है तो उन्हें दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा एक विशेष विधि से होती है जहां वह अपने पुराने नाम, पहचान और जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। आप लोगों को यह भी बता दूं, कुंभ मेले के दौरान नागा साधु सबसे पहले पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है और यह उनके लिए सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है।
उनका कुंभ में प्रवेश एक भव्य आयोजन होता है और गाजे बाजे के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए वो अपने ध्वज और परंपरागत हथियार के साथ संगम की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं, वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जिसे पवित्र माना जाता है। यह भस्म उनके शिव भक्ति और सांसारिक चीज़ों से मुक्त होने का प्रतीक है। कुंभ मेले के बाद नागा साधु वापस अपनी गुप्त कंदराओं में हिमालय की चोटियों और जंगलों में लौट जाते हैं, जहां वो ध्यान और तपस्या करते हैं। उनकी दुनिया हमसे बिल्कुल अलग होती है और यही उन्हें रहस्यमयी बनाती है। नागा साधु त्याग, तपस्या और अनुशासन के भी प्रतीक भी हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मा संयम और ध्यान के जरिए जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको जानकर हैरानी हो सकती है। आपने कभी सोचा है आज़ाद भारत में कुंभ किस तरह मनाया गया होगा? आपको बता दें कि आज़ाद भारत का पहला कुंभ साल 1954 में आयोजित किया गया था। दरअसल आज़ादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले का आयोजन कराती थी। मेले का प्रबंधन संभालने के लिए इंग्लैंड से अफसर बुलाए जाते थे। आज़ाद देश का पहला कुंभ 1954 में आयोजित हुआ और यह कुंभ मेला इलाहाबाद में हुआ, जो अब प्रयागराज में है। आज़ादी के बाद कुंभ मेले में पहली बार 1000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। भोले भटके को मिलने के लिए भीड़ को सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए थे। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे। 1954 का कुंभ कई मायनों में याद किया जाता है। पहला यह कि देश की आज़ादी के बाद यह पहला कुंभ मेला था और दूसरा यहाँ मची भगदड़ की वजह से। हुआ यूं कि 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या थी और इसी दिन शाही स्नान भी था। बता दें कि जिस दिन कुंभ में शाही स्नान होता है उस दिन काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। उस वक्त भी ऐसा ही था, लेकिन सुबह 10 बजे के आसपास व्यवस्था बिगड़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इससे कई लोग भीड़ में दब गए और भगदड़ इतनी खतरनाक थी कि जो व्यक्ति एक बार गिर गया उसे उठने का मौका तक नहीं मिला। वो दबा रहा और इसी तरह से सैकड़ों लोगों की कुचलने से और दम घुटने से मौत हो गई थी। 1954 के कुंभ में मची भगदड़ के कई कारण बताए जाते हैं। यहाँ तक इस भगदड़ मचने के कारण पर सियासत भी काफ़ी होती रही है। दरअसल इस भगदड़ से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा है। उस वक्त नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और वो कुंभ की तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद वहां पहुंचे थे। कई पत्रकार और रिपोर्टर्स के दावे किया गया है कि नेहरू ने उस दिन वहां का दौरा किया था और उनके वीआईपी मूवमेंट की वजह से भीड़ को रोक लिया गया था। जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो भगदड़ मच गई और कई लोगों की जान चली गई। आज़ाद भारत का पहला कुंभ इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुंभ में डुबकी लगाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयागराज कुंभ में भाग लेने का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि वह अब तक के इकलौते भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान किया। उनका यह कदम न केवल धार्मिक आस्था को व्यक्त करता है बल्कि समाज में परंपराओं के महत्व को भी दर्शाता है। आप लोगों को बता दूं, कुंभ में एक बार स्नान करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। आपका धन्यवाद।